जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से ये कर्व के बारे में फिर बात करूंगा। हाँ, तो ये कर्व अभी मैं रब नहीं कर रहा हूं, और अगर आप लोगों ने ये कर्व बना लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस कर्व को जब हम लोग थोड़ा ऑर्बिटल्स के बारे में नाम वगैरह सीख लेंगे तब हम इसे और क्लियर कट पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। गाइज, इमेजिन करो कि तुम लोग मेरे पढ़ाने से इतने खुश हो गए कि आप लोगों ने मेरे लिए एक आईफोन 13 गिफ्ट करना चाहा। बोला यार मृत्युंजय सर को अपन आईफोन 13 गिफ्ट करेंगे। तो आपने मृत्युंजय सर को आईफोन 13 गिफ्ट करने के लिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर, जहां से भी आप खरीदते हो, आपने क्या लिखा? नेम मृत्युंजय पंड्या। फिर आपने क्या लिखा? आपने लिखा 22 अन्नपूर्णा कॉलोनी। फिर आपने क्या लिखा? फिर आपने लिखा महू, इंदौर 453441, और फिर आपने अल्टीमेटली लिखा मध्य प्रदेश, इंडिया। ये आपने मेरा एड्रेस डाल दिया। अब अमेजॉन वाला बोलेगा ये आईफोन 13 किसके घर जा रहा है भैया? मान लो ये जो आईफोन 13 है ये लुधियाना से चला, तो लुधियाना ने बोला यार ये आईफोन 13 सबसे पहले आप उस गाड़ी में पटको जो मध्य प्रदेश जा रही हो। आपने सबसे पहले उसको मध्य प्रदेश की गाड़ी में पटक दिया। अब वो गाड़ी लुधियाना से चली, मध्य प्रदेश में आ गई। लेट से मध्य प्रदेश में भोपाल में आ गई। अब भोपाल वाले ने उठाया, बोला यार ये पार्सल कहां जाएगा? उसने बोला इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू शहर में जाएगा, जिसका पिन कोड ये है। तो फिर उसने उस पार्सल को उठाकर महू इंदौर 453441 वाली गाड़ी में रख दिया। वो गाड़ी इंदौर में आई, इंदौर से महू में आ गई। अब ये पार्सल हमारे महू में उतर गया। ये पार्सल हमारे महू में उतर गया। अब महू वाले ने पढ़ा यार ये पार्सल महू में कहां जाएगा? उसने बोला अच्छा, ये महू की जो 22 अन्नपूर्णा कॉलोनी है, जो 22 अन्नपूर्णा कॉलोनी है, यहां जाएगा। ठीक है, वो आ गया अन्नपूर्णा कॉलोनी में। फिर उसने अन्नपूर्णा कॉलोनी बोला, हेलो मृत्युंजय भैया कौन है? आप है क्या? मैंने बोला हाँ। अरे आपका पार्सल आया है। तो उसने मेरे घर पर आया, मेरे घर की बेल बजाई, मेरे घर पर उसको अमृता दिखी, मेरी मम्मी दिखी, अनिरुद्ध मेरा भाई दिखा, मेरी 2 सिस्टर दिखी, चाची चाचा दिखे, और मैं दिखा। उसने बोला काम का आदमी कौन है? मृत्युंजय 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 मृत्युंजय। मैंने कहा हाँ मैं। बोले आपका पार्सल। उसने पार्सल अल्टीमेटली किसको दे दिया? उसने ये पार्सल अल्टीमेटली मृत्युंजय पंड्या को हैंड ओवर कर दिया। तो क्या आप लोगों ने ये एड्रेस को रीड करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा? जब कभी भी कोई बंदा एड्रेस रीड करता है तो वह इस पैटर्न में करता है। गाइस, क्वांटम नंबर भी आपके इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। यानी यहां पर मृत्युंजय पंड्या आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, अन्नपूर्णा कॉलोनी आपका ऑर्बिटल हो गया, महू आपका सबशेल हो गया, और मध्य प्रदेश आपका शेल हो गया। यानी आपको बात समझ में आई कि क्वांटम नंबर क्या काम करता है? क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के, कौन से सबशेल में, कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्या आपको यह बात समझ में आई? तो बेसिकली क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सबशेल के अंदर, कौन से वाले ऑर्बिटल के अंदर छुप के बैठा है। क्या आपको यह बात बढ़िया तरीके से मेरे गुलजारियों को समझ में आ रही है? मेरे गुलजारी लालों को समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग लिख देंगे दैट क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, नॉट एग्जैक्ट, टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर आपके ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताता है। नाउ क्वांटम नंबर कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन।
दूसरा क्वांटम नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका उथल पुथल का बड़ा भाई अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल। तीसरा क्वांटम नंबर मेरे प्यारे बच्चों का क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम, या इसको कुछ कुछ किताब वाले एल के नीचे एम लिखते हैं, चलेगा, वो दोनों चीज सही है। और चौथा क्वांटम नंबर होता है मेरे प्यारे गुलजारी लालो इज योर स्पिन क्वांटम नंबर मेरे जगवार्स, मेरे जुगनूस इज एस, इसको कुछ किताबें एल एस भी लिखती। तो ये 4 क्वांटम नंबर हम लोगों को यहां पर पढ़ने। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वांटम नंबर से जिसका नाम है प्रिंसिपलों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन। मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली टेल्स अबाउट द शेल, इट टेल्स अबाउट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यह आपको एटम के अंदर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से पर्टिकुलर शेल के अंदर प्रेजेंट है। इट टेल्स अबाउट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में n की वैल्यू 1 है, देयरफॉर मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, एटम के, मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है। अगर मैं n की वैल्यू 2 बोलूं तो मैं समझूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सेकेंड शेल के अंदर मौजूद है। अगर मैं n की वैल्यू 3 लिखूंगा तो मैं समझूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर है। अगर मैं n की वैल्यू 4 लिखूंगा तो मैं समझूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फोर्थ शेल में लाइकवाइज। अच्छा, n शेल को बोर ने k शेल, फर्स्ट शेल को k शेल, सेकेंड शेल को l, थर्ड को m, n, देन o, p, q, r, s, t करके आपको बताया गया था। क्या आपको इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी? पक्की बात। अच्छा, आप लोग सभी जानते हैं कि विथ इंक्रीज, आप लोग सब जानते थे विथ इंक्रीज इन n मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियस ऑफ शेल इंक्रीजेस। आप लोग सब जानते हैं आपके शेल का रेडियस बढ़ता है। अच्छा, दूसरी बात क्या आप लोग जानते हैं दैट एनर्जी ऑफ अ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपके शेल की एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई वुड से द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ई क्या है? ई इज द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि आपका न्यूक्लियस क्या है, वो खड़ूस फिजिक्स का टीचर जो आपको किसी भी प्रकार से फ्लाइंग चप्पल, पिछवाड़े पे डंडे, मुर्गा वगैरह बना सकता है। तो वो फिजिक्स का टीचर बड़े खड़ूस है। अब उस फिजिक्स के टीचर के बिल्कुल सामने वाली बेंच पर जो 2 बच्चे बैठेंगे उनकी हिम्मत नहीं होगी एक दूसरे को देखने की, बात करने की, क्लास में से कंसंट्रेशन हटाने की, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में। लेकिन वहीं अगर मैं बिल्कुल लास्ट बेंच वाले बंदे की बात करूं जो 7वें नंबर की बेंच पर बैठा है, न्यूक्लियस से 7वें नंबर की बेंच पे बैठा है, वो तो बहुत दूर है। इतना दूर होने की वजह से वो वहां पर मस्ती करे, टिफिन खाए, अपना मोबाइल चलाए, टैबलेट चलाए, कुछ भी करे, वो इस प्रिंसिपल, इस न्यूक्लियस से इतना दूर है, यानी आपके फिजिक्स के टीचर से वो बच्चा इतना दूर है कि इस फिजिक्स के टीचर की उन लोगों पे नजर भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत दूर है। तो वो ज्यादा मस्ती कर सकते हैं, फर्स्ट बेंच वाला कम मस्ती करेगा। ठीक उसी प्रकार वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले शेल में होते हैं, यानी फर्स्ट शेल में, उनकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स अपनी ओर खींच रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा होता है, तो वो अपनी ओर अट्रैक्शन होने की वजह से, न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव होने की वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वी कैन से नंबर ऑफ शेल, जैसे आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ने लगते हैं, आपके अंदर उस शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ती जाती है। अच्छा, अगर मैं तीसरी बात करूं दैट साइज, अच्छा वो तो मैंने यहां लिख ही दिया,
रेडियस या साइज, एक काम करें इसको जरा सुंदर तरीके से लिख दें, जरा अच्छे तरीके से, ताकि याद रहे। तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ द शेल इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा आपके शेल का साइज भी बढ़ता चलेगा। बोलो समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? एक बात हम और ध्यान रखेंगे कि एस number of shell increases, number of electron in the shells, number of electron in the shell also increases, also increases। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद करो मेरे प्यारे बच्चों। फिर M शेल में आपने पढ़ा होगा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और N शेल में मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये कौन से रूल से पढ़ा होगा आपने? बोर एंड बरी रूल 2n स्क्वायर से पढ़ा था। तो ये भी चीज आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप के क्वांटम नंबर के ऊपर, दैट इज उथल पुथल का बड़ा भाई अजीमुथल क्वांटम नंबर। काफी सारे बच्चों के मन में एक और नाम आया होगा कि ये क्या है, अजीमुथल, कुछ और तो नहीं, बट ठीक है, जो भी है तुम्हारे मन में जो भी आया हो, जिसकी जैसी सोच। मेरे मन में तो बुरा ही आया था, आई मीन छिछोरेपंती आई थी। ओके, तो हम लोग बात करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल। अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, इट बेसिकली टेल्स अबाउट द सब शेल, it basically tells about the subshell in which your electron is present। यह आपको बताता है उन सबशेल्स के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आइए आपको सबशेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, सोमरफील्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, और सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने नील बोर के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, और उन्होंने यहां पर एक बहुत प्यारा सा हाइड्रोजन बल्ब बनाया था। यहां पर उन्होंने बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा एक हाइड्रोजन लैंप, या मैं कहूं हाइड्रोजन बल्ब बनाया था। और इस हाइड्रोजन बल्ब से लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर उन्होंने इंसिडेंट किया था। इस प्रिज्म के ऊपर उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया था। अब जैसे ये लाइट इस प्रिज्म पर पड़ी, एज यूजुअल जैसा आप लोगों ने देखा था, एक अल्ट्रावायलेट लाइट निकल के गई। अल्ट्रावायलेट के बाद में एक ग्रीन कलर की लाइट निकल के गई। ग्रीन के बाद में एक ब्लू कलर की लाइट निकल के गई, और उसके बाद में एक इंफ्रारेड रेडिएशन निकल के गया। तो लेट्स से ये आपकी ब्लू कलर की लाइट है, लेट्स से आपके ग्रीन कलर की लाइट है, ये दोनों आपके विजिबल रेडिएशन में आ रहे हैं। ये आपका इंफ्रारेड था, ये आपका यूवी था। ये आपका नील बोर को ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा था, ये नील बोर का स्पेक्ट्रम था। इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला गया था, याद करो। तो यहां पर सोमरफील्ड ने क्या करा, क्योंकि उसके पिताजी के पास ज्यादा पैसे थे, उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के साथ, उन्होंने इसको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के साथ में ऑब्जर्व करा। जब उन्होंने इसको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने देखा कि अल्ट्रावायलेट जो लाइट है, ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये तो बढ़िया सिंगल दिखी। तो उन्होंने बोला ये लाइट मुझे सिंगल लाइन के फॉर्म में दिख रही है, तो मैं इसे सिंगलेट बोल लेता हूं। लेकिन जब उन्होंने इस ग्रीन कलर की लाइट को ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने देखा ये ग्रीन कलर की लाइट में एक लाइट तो मुझे ऐसी दिख रही है, तब उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइट है, ये एक्चुअली एक लाइट ऐसी, और इसके साथ साथ एक लाइट बिल्कुल चिपक के थोड़ी सी अलग कलर की चल रही है। मतलब क्या आपको नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं एक काम करता हूं, दो बारीक बारीक लाइंस बना लेता हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो उन्होंने देखा कि यहां पर एक लाइन ऐसी जा रही है,
और हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर दूसरी लाइन उनको इससे बिल्कुल चिपकी हुई ऐसी नजर आई। तो उन्होंने बोला अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये वाला जो रेडिएशन मुझे दिखाई दिया ये नील बोर को नेकेड आईज से तो एक दिखाई दे रहा था, लेकिन हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें पता चला कि अरे बाप रे, ये एक लाइन नहीं, ये दो लाइन का मिक्सचर है। मतलब हमको नॉर्मल आईज से देखने में लग रहा है कि एक हरे कलर की लाइट जा रही है, लेकिन जब हमने उसको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमने देखा कि दो लाइन है बिल्कुल चिपकी हुई है और वो चल के जा रही है। तो नेकेड आईज से हमको ये दोनों लाइंस मिक्स दिखी, हमें एक सिंगल लाइन दिखी, हमें एक सिंगल स्पेक्ट्रम या एक सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम मिला। लेकिन जब हमने उसको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने देखा अरे ये दो छोटी छोटी लाइन से बनके एक लाइन दिखाई दे रही है। तो जब तुम इसको नॉर्मल देखोगे तो तुमको एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन जब तुम इसको अल्ट्रा जूम करके देखोगे तो आपको ये दो लाइंस दिखाई देगी। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया ड्यूप्लेट, उन्होंने इसे नाम दे दिया ड्यूप्लेट। फिर उन्होंने इस तीसरे वाले रेडिएशन को देखा तो उन्होंने बोला अरे बाप रे, ये जो तीसरा वाला रेडिएशन है ये तो और बड़ा वाला गुंडा है, इसमें एक लाइन तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ये दूसरी लाइन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है और तीसरी लाइन मुझे ऐसी दिखाई दे रही। तो उन्होंने बोला अरे बाप रे, ये जो ब्लू कलर का रेडिएशन मुझे दिख रहा था ये दूर से तो एक लाइन दिख रही थी देखो ऐसी, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा पास से ऑब्जर्व करा तो ये तीन लाइन का कॉम्बिनेशन है। दूर से एक दिख रहा है लेकिन रियल में तीन लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया ट्रिपलेट। सिमिलरली उन्होंने आईआर वाले को देखा तो उसमें एक लाइन ऐसी जा रही थी, दूसरी लाइन ऐसी जा रही थी, तीसरी लाइन ऐसी जा रही थी और चौथी लाइन ऐसी आ रही थी। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया क्वाड्रालेट। तो उन्होंने बोला कि यार नील बोर के मॉडल में एक खास बात हमने देखी कि नील बोर को ये चारों लाइन सिंगल दिखाई दे रही थी, लेकिन सिंगल के नाम पर केवल ये है, ये दो लाइन से, ये तीन लाइन से और ये चार लाइन से बनी है। तो इसका मतलब क्या समझे? तो उन्होंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोला कि जो आपका नील बोर का मॉडल है, जो आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो जब बनता है तो वो इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं, फिर एक लाइन ऐसी और इससे चिपका कर एक और लाइन बना लेते हैं ऐसी। फिर ये मैं स्पेक्ट्रम, वो जो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और जो हमारी पास्कन सीरीज है, हम यहां पर उसकी तरीके की लाइंस बना रहे हैं। ये हमारा चौथा शेल की एक लाइन हो गई, ये हमारे चौथे शेल की दूसरी लाइन, चौथे शेल की तीसरी लाइन और चौथे शेल की चौथी लाइन। अभी आपके शेल्स हो गए। ये अब आपको सोमरफील्ड क्या सिखा रहे हैं कि आपका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, और ऊपर इनफाइनाइट है। अब आपको उन्होंने ये बताया कि इमेजिन करो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से फॉल होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे की ओर आकर गिरता है तो वो फर्स्ट शेल में तो कहीं पर भी आकर गिर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट शेल में तो एक ही लाइन है तो यहां पर आकर गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में गिरा तो यहां पर दो ऑप्शन बनते हैं, या तो ये नीचे वाली लाइन पर गिरेगा या तो ये ऊपर वाली लाइन पर गिरेगा। अब यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आया? तो यहां पर उन्होंने हमें समझाया कि जो आपका फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर केवल एक ही सब शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक ही सब शेल है, लेकिन जब आप लोग सेकेंड शेल के अंदर आते हैं तब आपको यहां पर दो सब शेल दिखाई देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब शेल विच आर ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। एक सब शेल ये रहा और एक सब शेल ये रहा। तो होता क्या होगा
कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आकर गिरता था, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आकर गिरता था, तो अगर वो ये वाले सब शेल में गिरेगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको ये वाली नजर आएगी, नीचे वाली, और जब इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाले सबशेल में आकर गिरता था, यानी दूसरे वाले सबशेल में आकर गिरता था, तो हमें ये वाली लाइन नजर आएगी। फिर हमने देखा कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर गिर रहा है, लेकिन वो थर्ड शेल में गिर रहा है, तो बेटा थर्ड शेल में अब तुम्हारे पास में 3 प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि थर्ड शेल में आपको यहां पर 3 सबशेल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक सबशेल है, एक सबशेल ये है और एक सबशेल ये है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि हमारे थर्ड शेल के अंदर देयर आर 3 सबशेल्स, देयर आर 3 सबशेल, और सिमिलरली फोर्थ वाले के अंदर हमारे पास में देयर आर 4 सबशेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा तो उसके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आकर गिरता होगा, तो जब थर्ड शेल के ये वाले सबशेल में आकर गिरता होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती होगी, इसमें सेकेंड वाले में आकर गिरता होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती होगी, और जब इस वाले में आकर गिरता होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती होगी। इसीलिए आपको यहां पर ट्रिपलेट दिखाई दिया, यहां पर आपको 1, 2 और 3 कलर की लाइंस दिखाई दी। तो इस प्रकार सोमरफील्ड ने आपको अलग अलग सबशेल्स के बारे में बताया। एंड गाइस, ये जो तुमको यहां पर जो लाइंस दिखाई दे रही है, इन लाइंस के बेसिस पर उन्होंने बोला कि मुझे फर्स्ट शेल हो, सेकेंड शेल हो, थर्ड शेल हो, फोर्थ शेल हो, मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन एकदम शार्प नजर आती है। मतलब क्या बोला उन्होंने कि जब मैं यहां पर स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो भले ही सिंगलेट हो, भले ही ड्यूप्लेट हो, भले ही ट्रिपलेट हो और भले ही क्वाड्रालेट हो, चारों में से कुछ भी हो, इसकी ये वाली लाइन, ये ड्यूप्लेट में से कोई सी एक लाइन, ट्रिपलेट में से कोई सी एक लाइन और क्वाड्रालेट में से कोई सी एक लाइन एकदम क्लियर, एकदम शार्प और एकदम क्रिस्प नजर आती है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रल लाइन के बेसिस पर उन्होंने लिखा कि मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन एकदम शार्प नजर आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल के एक पर्टिकुलर सबशेल में जाकर गिरता है तो वहां से बहुत अच्छा स्पेक्ट्रल लाइन निकालता है और उसकी स्पेक्ट्रल लाइन एकदम शार्प होती है। इस वजह से शार्प स्पेक्ट्रल लाइन मिलने की वजह से उस सबशेल को नाम दे दिया गया एस सबशेल। एस सबशेल इज बेसिकली फाउंड इन ऑल द शेल्स। आपका जो एस सबशेल है ये सभी शेल्स में पाया जाएगा, ये आपको सभी शेल के अंदर मिलेगा। इसके बाद में जब उन्होंने दूसरी लाइन को ऑब्जर्व करा तो उन्होंने बोला शार्प के अलावा मुझे एक और स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे रही है, शार्प के अलावा मुझे एक और स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे रही है जो सिंगलेट में तो नहीं है लेकिन ड्यूप्लेट में भी है, ट्रिपलेट में भी है और क्वाड्रालेट में भी है। मतलब शार्प के अलावा जो दूसरी वाली स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्स्ट शेल को छोड़ के सब में, मतलब ये प्रिंसिपल लाइन हो गई हमारी। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल लाइन क्यों नाम दिया? उन्होंने बोला जब मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के उस पर्टिकुलर सबशेल में, थर्ड शेल के उस पर्टिकुलर सबशेल में, फोर्थ शेल के, फिफ्थ शेल के, सिक्स्थ शेल के उस पर्टिकुलर सबशेल में जाकर इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, इस पर्टिकुलर एनर्जी की, इस पर्टिकुलर टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी। और ये फर्स्ट शेल को छोड़कर सब में कॉमन है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के नाम पर इस सबशेल का नाम पड़ा पी सबशेल। पी सबशेल इज फाउंड in all the subshells, is found in all the shell except the first shell। फर्स्ट शेल को छोड़कर ये सब में दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड यानी सिंगलेट और ड्यूप्लेट को छोड़कर जब उन्होंने ट्रिपलेट को ऑब्जर्व करा, क्वाड्रालेट को ऑब्जर्व करा, तो उन्हें तीसरी टाइप की लाइन दिखी जो फर्स्ट और सेकेंड
यानी सिंगलेट और ड्यूप्लेट में तो कॉमन नहीं थी, लेकिन ट्रिपलेट के बाद दिखने लगी, लेकिन बिखरी बिखरी सी थी। बिखरी बिखरी सी कैसी? जैसे कि यहां से निकली, चली, फिर थोड़ी सी टूट गई, फिर थोड़ी सी टूट गई, फिर थोड़ी सी टूट गई, फिर थोड़ी टूट गई, मतलब टूटी फूटी लाइन थी वो। उन्होंने बोला यार ये फर्स्ट और सेकेंड यानी सिंगलेट और ड्यूप्लेट में तो दिखाई दी नहीं, ये ट्रिपलेट, क्वाड्रालेट, पेंटालेट यानी 3, 4, 5, 6 में दिखाई दे रही है। मतलब आपका ये वाला जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये एक और टाइप के सबशेल को बताता है जो कि एक स्पेक्ट्रल लाइन से कोऑर्डिनेट रखता है, दैट इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। बेटा डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा फूटा, इस डिस्क्रीट से नाम मिला इसे डी सबशेल। इस डिस्क्रीट से इसे नाम मिला डी सबशेल एंड इट इज फाउंड इन द शेल्स आफ्टर थर्ड आफ्टर सेकेंड बोलना चाहिए, आफ्टर सेकेंड के बाद थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में आपको डी शेल दिखाई देगा। उसके बाद इनको एक और स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिली जो बिल्कुल टूटी फूटी थी, बिल्कुल टूटी फूटी थी, दिखाई ही नहीं देती थी, चिदरी चिदरी सी थी। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया फंडामेंटल। मतलब चौथे क्वाड्रालेट के अंदर और उसके बाद वाले में एक टूटी फूटी सी लाइन दिखाई देती है, फंडामेंटल तो ये भी है, तो इसे इसके लिए नाम दे दिया गया एफ सबशेल। ये आपको दिखाई देगा, दिस सबशेल इज फाउंड आफ्टर द थर्ड शेल के बाद में आपको ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको आपके 4 सबशेल्स के नाम मिले, एस, पी, डी और एफ। ये आपके 4 प्रकार के सबशेल्स होते हैं जो हमें सोमरफील्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बताए थे। ठीक है गाइस, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कौन से सबशेल के अंदर मौजूद है, यानी फर्स्ट शेल के एस में, सेकेंड शेल के एस में, थर्ड शेल के एस में, फोर्थ शेल के एस में, सेकेंड शेल के पी में, थर्ड शेल के पी में, फोर्थ शेल के पी में, सो ऑन, थर्ड शेल के डी में, फोर्थ शेल के डी में, फिफ्थ शेल के डी में एंड सो ऑन, फोर्थ शेल के एफ में, फिफ्थ शेल के एफ में, सिक्स्थ शेल के एफ में एंड सो ऑन। तो आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है। कोई परेशानी? अजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई परेशानी? पक्की बात। यहां पर आप सभी लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब कभी भी एल होगी, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एस सबशेल, यानी एस सबशेल के लिए आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 ली जाएगी। अगर आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो वो पी सबशेल के लिए लिया जाएगा। अगर तुम्हारे अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो वो तुम्हारे डी सबशेल के लिए लिया जा रहा होगा, इसका मतलब दैट विल बी फॉर द डी सबशेल। और अगर तुम्हारे एल की वैल्यू 3 है तो वो आपके एफ सबशेल के लिए लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात फिक्स होती है, मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इनके लिए फिक्स होती है। नाउ अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल को फाइंड करने का तरीका होता है n-1। अजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड करने का तरीका होता है n-1 और अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने का या अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो रेंज है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप कैसे निकालेंगे? 0 to L से। काहे से निकालेंगे? 0 to L से। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, मैं आपको बताता हूं। जब आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तब तुम्हारे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी और इसकी जो रेंज होगी वो भी 0 होगी। अब ये जो 0 नाम की रेंज है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है केवल और केवल एफ सब शेल होगा इन द फर्स्ट शेल, यानी आपके एटम के फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक ही सबशेल होगा जिसका नाम होगा 1s सबशेल। यहां पर सर आपने 1s क्यों लगाया?
सर आपने यहां पर 1 क्यों लगाया एस के आगे? बिकॉज एस शोज द क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुम्हारा जो 1 है वो क्या शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी मैं अगर 1s सब शेल देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा 1, यानी फर्स्ट शेल के अंदर s सब शेल मुझे दिखाई दिया। जब मैं यहां पर n की वैल्यू 2 लूंगा, ध्यान से सब लोग देखते चलेंगे, जब मैं n की वैल्यू 2 लूंगा, यानी जब मैं सेकेंड शेल में जाऊंगा, तब मेरे l की वैल्यू n-1 के हिसाब से 1 हो जाएगी। लेकिन मुझे इस 1 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे खास लेना देना तो उसके रिप्रेजेंटेशन से या उसकी रेंज से है, क्योंकि यही बताएगा कि कितने सबशेल मौजूद है। तो यहां पर आप लिखेंगे 0 to L, इसकी रेंज है 0 to L। अब यहां पर क्योंकि तुम्हारे L की वैल्यू 1 आ गई, सो देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज 0 and 1। इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे 0 and 1, क्योंकि ये वैल्यू 0 to L है, यानी 0 भी लिखना है और 0 के बाद में जो नंबर आ रहा है वो भी लिखना है। तो यहां पर क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 0 and L। यहां पर 0 अगेन क्या शो कर रहा है? 0 शो करता है आपका S सबशेल। तो मैं यहां पर बोलूंगा आपके पास में देयर इज 2S सबशेल। और 1 क्या शो करता है? 1 शो करता है P सबशेल। तो मैं बोलूंगा यहां पर आपके पास में जो सेकेंड सबशेल है वो 2P सबशेल है। एक तुम्हारा 2S सबशेल हो गया, दूसरा तुम्हारा 2P सबशेल हो गया। मतलब आपने क्या देखा कि आपके फर्स्ट शेल में केवल एक ही सबशेल है जिसका नाम है 1S, आपके सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स हैं जिसका नाम है 2S एंड 2P। सिमिलरली जब हम लोग हमारे थर्ड शेल पर जाएंगे तो थर्ड शेल में हमारे L की वैल्यू हो जाएगी n-1 के हिसाब से 3-1 यानी कि 2। जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे 0 to L से, तो क्योंकि यहां पर L की वैल्यू 2 हो गई है, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1 एंड 2 से। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1 एंड 2 से। यहां पर 0 अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 3S सबशेल। 1 क्या शो कर रहा है? आपका 3P सबशेल। और ये 2 क्या शो कर रहा है? आपका 3D सबशेल। तो अब आपने यहां पर देखा कि आपके थर्ड शेल में आपके पास में 3 सबशेल आ गए। सिमिलरली जब आप लोग यहां पर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके L की वैल्यू हो जाएगी 4-1 यानी कि 3। आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से L की वैल्यू है 3, तो इसको हम लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3। वेयर 0 क्योंकि फोर्थ शेल में है, हम इसे 4S सबशेल बोलेंगे। 1 को हम लोग 4P सबशेल बोलेंगे, 2 को हम लोग 4D सबशेल बोलेंगे एंड 3 को हम लोग 4F सबशेल बोलेंगे। तो क्या आप लोगों को अजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल्स निकालना आया? क्या हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल्स निकालना सीख गए? बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, बहुत ऑसम। तो सबशेल्स निकालने के बाद अब हम लोग हमारे तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं, जो कि हमें फॉर द फर्स्ट टाइम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही मिला था। दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय M और डिनोटेड बाय LM। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है टेल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है टेल्स the orbital, it tells the orbital in which electron is present. It tells the orbital in which electron is present। ये आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। गाइज यहां पर आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फॉर्मूले से एक वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? यहां पर जो m की वैल्यू आएगी ये आपको बताएगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये वैल्यू आपको क्या बताकर देगी कि आपके एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, शेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन योर शेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन इसका रिप्रेजेंटेशन।
जैसे हम लोगों ने यहां पर देखो इसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा था, हमने अजीमुथल की रेंज को पढ़ा था, वैसे अब हम लोग हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के रिप्रेजेंटेशन को या हम लोग उसकी रेंज को पढ़ेंगे। गाइस इसकी रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -L टू प्लस एल, -L टू प्लस एल। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताइए हमको। चलिए मैं आपको बताता हूं, जब तुम्हारे n की वैल्यू 1 होगी तब तुम्हारे l की वैल्यू 0 होगी और इसका रिप्रेजेंटेशन भी 0 से होगा। जब इसका l का वैल्यू 0 होगा तो वहां पर मैं l का वैल्यू 0 रखूंगा, 2 इंटू 0 विल बी 0, 0 प्लस 1 विल बी 1। तो यहां पर m क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल है और इस सब शेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है। देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, इस ऑर्बिटल का भी हम लोग नाम क्या रखेंगे? हम इस ऑर्बिटल को नाम देंगे 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। यानी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 1s सबशेल के अंदर क्या पाया? 1s ऑर्बिटल। 1s सबशेल के अंदर हमने क्या पाया? 1s ऑर्बिटल, क्योंकि m की वैल्यू क्या आई? 1। सर मुझे बताइए m की वैल्यू 1 तो आ गई, लेकिन इस 1s ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मतलब अभी तो आप लोगों ने क्या करा, आपने तो केवल m की वैल्यू 1 निकाल दी, लेकिन सर इस m का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? -L टू प्लस एल। अब देखो l की वैल्यू तुम्हारी यहां पर 0 आ गई, तो 0 टू 0 विल बी 0, यानी यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो जब आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस शोज कि आपका इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर है। 1s सबशेल के 1s ऑर्बिटल के अंदर है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में n की वैल्यू 2 है, अगर मान लीजिए आपके पास में n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपके l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एक होगा 0 और एक होगा 1। अभी सीख कर आए, 0 1 2, 0 1 2 3, 0 एंड 1 0, तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0। अब यहां पर पहले इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालो, क्योंकि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या पता लगाने के लिए निकाल रहे हो? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहां पाया जाता है? सब शेल के अंदर। तो मैं शेल के अंदर सब शेल, अब ये दो सब शेल है, पहला सब शेल मेरे पास में 2s सब शेल है और दूसरा सब शेल मेरे पास में 2p सब शेल है। तो मैं इंडिविजुअली पहले इस सब शेल के अंदर देखूंगा कि कितने ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्योंकि l की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू 0 विल बिकम 0, 0 प्लस 1 विल बिकम इक्वल टू 1, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन या उसकी रेंज निकालने का फॉर्मूला -L टू प्लस एल है और l की वैल्यू 0 है। तो यहां पर मैं बोलूंगा 2s सबशेल के अंदर भी केवल एक ही ऑर्बिटल है, जिसका नाम है 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। लेकिन मजा अब आना शुरू होगा। अब मैं इसके लिए m की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? 2l प्लस 1 में जब मैं l की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1, क्योंकि यहां पर मैंने l की वैल्यू 1 रखनी है, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2, 2 प्लस 1 3, यानी यहां पर आपके m की वैल्यू 3 हो गई। यानी यहां पर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? यहां पर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? यहां पर आपके सेकेंड शेल के 2p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 1 है, तो अब मैं 1 को कैसे लिखूंगा? 1, क्योंकि यहां पर मैंने l को -L लिखा है, तो यहां पर मैं 1 को पहले -1 लिखूंगा और -L 2 प्लस L, -L 2 प्लस L, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? -L
0 एंड प्लस एल, यानी वो मैथ्स की स्केल होती है ना, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये वो वाली रेंज है। -L टू +L की रेंज में यह आता है। तो यहां पर L की वैल्यू 1 हो गई, तो पहले मैंने लिखा -1, -1 के बाद अगला क्या आता है 0, और 0 के बाद क्या आता है +1। अब क्योंकि L की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो ये 3 चीज हो गई। अब इनका नाम क्या होगा, अब पहले इसका नाम होगा 2px ऑर्बिटल। सर यहां पर p के नीचे ये x क्या है, बेटा याद करो मैंने आपको ऑर्बिटल्स के बारे में क्या सिखाया है। ऑर्बिटल्स स्पेस में 3 डायमेंशनली होते हैं, ये स्पेस में 3 डायमेंशनल होते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे सेकेंड शेल में जो 2p सब शेल है उसका पहला ऑर्बिटल जिसका नाम है 2p ऑर्बिटल, वो एटम के x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, x एक्सिस पर पड़ा हुआ है। दूसरा वाले ऑर्बिटल का नाम मैं रखूंगा 2py ऑर्बिटल, मतलब मैं बोलूंगा कि ये आपके y ऑर्बिटल पर पड़ा हुआ है, ये वाला ऑर्बिटल y एक्सिस पर पड़ा हुआ है, आई एम सॉरी, ये वाला 2p ऑर्बिटल, और ये वाला 2p ऑर्बिटल z एक्सिस पर पड़ा हुआ है। मतलब यहां पर अब आप लोगों को ऑर्बिटल के अंदर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। तो आपके खुद एक बात बताओ, यहां पर आपके सेकेंड शेल के अंदर टोटल कितने सब शेल हो गए, 4 हो गए, एक 2p, एक 2px, एक 2py, एक 2pz, टोटल 4 ऑर्बिटल्स आर देयर इन द सेकेंड सब शेल। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग थर्ड के लिए निकालने की कोशिश करते, देखिए मजा आएगा। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपके l की वैल्यू n-1 के हिसाब से हो जाएगी 2, लेकिन 2 से कोई मैटर नहीं करता, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 0, फिर 1 और फिर 2, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन 0 to l से चलता है। अब पहले इस 3s ऑर्बिट सब शेल के लिए, फिर 1 अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p ऑर्बिटल के लिए, सॉरी p सब शेल के लिए, तो ये तुम्हारा 3p सब शेल हो गया। फिर तुम्हारे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू d कब होती है, रेंज में, रिप्रेजेंटेशन में d ऑर्बिटल के लिए, तो d सब शेल के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा 3d सब शेल। अब यहां पर जब मैं इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूंगा तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल जाएगा 1, क्या मैंने सही बोला, 2l+1 वाले फॉर्मूला से, 2l+1 वाले फॉर्मूला से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा -l टू +l, -l टू +l से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0, मतलब यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल के अंदर है। इसके लिए तुम्हारे m की वैल्यू हो जाएगी 3, 2l+1 वाला फॉर्मूला लगा लो, 2l+1 वाला फॉर्मूला लगा लो, यहां पर वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्योंकि यहां पर तुम्हारे l की वैल्यू 1 है, अगेन इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -1, 0 एंड +1। नाउ -1 क्या सिग्निफाई कर रहा है, -1 सिग्निफाई कर रहा है 3px ऑर्बिटल, ये 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई 3py ऑर्बिटल वा, और ये तुम्हारा +1 क्या सिग्निफाई कर रहा है 3pz ऑर्बिटल। क्या ये बात सारे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है, क्या ये बात मेरे सारे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को समझ में आ रही है, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे m की तरफ, क्योंकि यहां पर m की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 × 2 4, 4 + 1 5, यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और रेंज -l टू +l चलती है, तो हम लिखेंगे -2, -1, 0, +1 एंड +2, यानी कितने ऑर्बिटल्स दिखे आपको, आपको यहां पर आपके 3d सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स दिखे, 5 ऑर्बिटल्स नजर आए। इन 5 ऑर्बिटल्स का हम लोग नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे 3dxy ऑर्बिटल, इसको हम नाम देंगे 3dyz ऑर्बिटल,
इसको हम नाम देंगे 3DZX ऑर्बिटल, इसको हम लोग नाम देंगे 3DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और इसको हम लोग नाम देंगे 3DZ स्क्वायर। ये 5 तरीके के ऑर्बिटल होंगे। यहां पर भी जो एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देख रहे हो, ये सब भी आपके 3 डायमेंशनल एक्सिसेस ही हैं। समझ में इतनी बात आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? तो यहां पर आप लोगों को सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स निकालना आ गया। अच्छा, अब यहां पर गाइस एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको कई बार सवाल आ सकता है जेई और नीट में, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गाइस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। ये खेल है बच्चे का, किसी का तेल नहीं निकलेगा इसके अंदर। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच बार, एल एल प्लस 1 एच बार, वेयर आप लोग सब जानते हैं कि एच बार कोई बड़ा तोप नहीं है, इसे बोला जाता है एच अपॉन 2 पाई। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को, अगर आप लोगों को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाहर है। इस फॉर्मूले से आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई भी डाउट? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? अभी हम लोग इसके जब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे ना क्वांटम नंबर्स के, तब आपको चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? एंगुलर मोमेंटम का सिंबल वैसे म्यू होता है, और म्यू के नीचे ओ लिख दोगे तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्योंकि अभी एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और आएगा, वो भी हमको डिस्कस करना है। तो पहले जरा इतना देख लो ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस, या इसको कुछ लोग एल के नीचे एस लिखकर भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो, एक बहुत बेसिक सी बात समझना। यह है आपका न्यूक्लियस। वाओ, शाबाश, आप 7 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। इतनी अच्छी बात आपने हमको बताई, वाओ। अब ये न्यूक्लियस के आसपास इमेजिन करो आपका इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। तो जब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इस पाथ में घूम रहा होगा, इधर 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 और इधर, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही रास्ते पर घूम रहे हैं। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से न्यूक्लियस के आसपास एक पर्टिकुलर रेडियस पर घूम रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी टकराएंगे नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास, एक इधर आता है तो दूसरा इधर आता है। बेटा, रास्ता तो एक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ जाएंगे तो टकरा जाएंगे। इसका मतलब है अगर इन्हें टक्कर से बचना है तो इन्हें एक ही रास्ते पर घूमना है, ऐसे। ये जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आ जाएगा, ये ऐसे घूमेंगे आमने सामने, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल आमने सामने घूमेंगे ताकि इनके बीच में कभी टक्कर नहीं हो। लेकिन खास बात ये होती है इनके अंदर कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पर ऐसे 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 क्लॉकवाइज भी घूमेगा। मतलब ये आपके न्यूक्लियस के आसपास तो घूम रहा है, अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। यानी ये रेवोल्यूशन
और रोटेशन दोनों शो कर रहा है। अपने एक्सिस पर ये रोटेट भी कर रहा है, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करती है, और वो अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसमें वो एक गोला, एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप यहां पर इसको ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, दिस इलेक्ट्रॉन इज showing a clockwise rotation and this is showing the anti-clockwise रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा न्यूक्लियस के आसपास। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आर एक्चुअली मूविंग इन द सेम ऑर्बिटल, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिटल, यानी सेम। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, तो एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सो देयरफॉर हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट से एक ऑर्बिटल को हमेशा शो करते हैं। दिस इज एन ऑर्बिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप उसके स्पिन को अपसाइड एरो से बताओगे और दूसरे वाले के स्पिन को आप डाउनसाइड एरो से बताओगे। यहां पर अपसाइड एरो शो कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन और डाउनसाइड एरो शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर कोई फिक्सेशन नहीं है कि अपसाइड एरो क्लॉकवाइज को ही बताएगा। भाई अपसाइड एरो हो सकता है एंटी क्लॉक वाले को बता रहा हूं, तो अगर ये अपसाइड एरो एंटी क्लॉक है तो डाउनसाइड एरो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी आप समझ गए एक दूसरे के अपोजिट होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? अब यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? गाइस, स्पिन क्वांटम नंबर एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर दिया गया है स्पिन को डिनोट करने के लिए, एंड दैट नंबर इज हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर इज प्लस माइनस हाफ। एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया अपने मन से, बोला गया है कि इनके स्पिन को बताएगा। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर आपने इसको प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया तो एंटी क्लॉक वाले को आपको 100% माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और उल्टा अगर आपने क्लॉकवाइज वाले को माइनस हाफ रिप्रेजेंट कर दिया है तो आप इसे प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक द साइन, आप एक को प्लस हाफ बोलेंगे तो दूसरे वाले को माइनस हाफ बोलेंगे, या इसको प्लस हाफ बोलेंगे तो इसको माइनस हाफ बोलेंगे, इसको प्लस हाफ बोलेंगे तो इसको माइनस हाफ बोलेंगे। मतलब बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर शोज दैट the two electrons in an orbital, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, cannot have same spin क्वांटम नंबर। इनका सेम स्पिन क्वांटम नंबर कभी नहीं होगा। तो इसके साथ आपका क्वांटम नंबर वाला ये वाला पार्ट खत्म होता है। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी म्यू एस, वी कैन से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, आपको ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वापस आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस प्लस 1, बस। अरे सर सेम फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल 100% सेम फॉर्मूला है। अंडर रूट एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का सेम फॉर्मूला होता है आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, वो एल प्लस 1 h होता है, ये अंडर रूट एस प्लस 1 h होता है। क्या इसके अंदर आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा। देखो, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। आपका कोई एक एटम है रैंडमली, और उस एटम के अंदर एक ऑर्बिटल है
हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट, उसके अंदर आप लोगों को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, मतलब रैंडमली किसी एक एटम के मैंने ऑर्बिटल को देखा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड है। तो गाइज यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि इस वाले ने ये वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर मैं +½ मानूं तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन में -½ मानूंगा, तो गाइज यहां पर नेट स्पिन 0 हो गया। यहां पर नेट स्पिन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। नेट स्पिन क्या हो गया, 0। सो देयरफॉर ऐसे एटम्स हमेशा डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। डायमैग्नेटिक मतलब दैट कैन नॉट पजेस, दे कैन नॉट पजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे कैन नॉट पजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पजेस नहीं करते। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम, एंगुलर मोमेंटम नहीं, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यह बताता है अगर आपके म्यू एम की वैल्यू 0 है मतलब आपका सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, लेकिन अगर आपके म्यू एम की वैल्यू 0 नहीं है मतलब यह बताता है कि आपका सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इनके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की ताकत होती है। दे कैन शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे कैन शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि तुम्हारा आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ना, तो वो सो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n+2 और इसकी यूनिट होती है bm। इसकी यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, bm। bm का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट bm। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास में n, अब यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी आपके एटम के ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सिमिलरली जैसे यहां पर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक एटम है और उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके वैलेंस ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो देयरफॉर ये 100% पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये 100% पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्पिन है वो या तो प्लस या तो -½ रहेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो यहां पर आप खुद देखेंगे अगर आप यहां पर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो हो जाएगा n 0 + 2 2 × 0, तो आपके म्यू एम की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी रखेंगे तो यहां पर n की वैल्यू कैन नेवर बी 0, तो वो पैरामैग्नेटिक के केस में आ जाएगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आई, पेट भर के समझ में आई। तो चलिए अब आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सकेगा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आई होप आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।